अंग्रेजों के समय में जिस शहर को कहा जाता था मिनी इंग्लैंड, स्वाधीनता से पूर्व ही जो सुसज्जित था अत्याधुनिक सुविधाओं से, जहां के सोने से मालामाल होता रहा देश, वो कैसे बना भूतिया शहर। मित्रों, आपने अभिनेता यश की फिल्म केजीएफ तो देखी ही होगी। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक अत्यंत निर्धन परिवार का बच्चा देखते ही देखते कोलार गोल्ड फील्ड का स्वामी बन बैठता है। वो इतना शक्तिशाली हो जाता है कि गुंडों से लेकर बड़े बड़े नेता उसकी जेब में होते हैं। ये फिल्म भारतीय फिल्म उद्योग की सबसे सफल फिल्मों में से एक बन गई है। किंतु जो कहानी इस फिल्म में दिखाई गई है, सत्य वैसा नहीं है। कोलार गोल्ड फील्ड का सत्य इससे बिल्कुल अलग है। इस माइन की कहानी बहुत पुरानी है। ये इतनी रोमांचक है कि इसे देखकर आपकी आंखें आश्चर्य से फटी रह जाएंगी। कोलार गोल्ड फील्ड का आरंभ हजारों वर्षों पूर्व ही हो गया था। अंग्रेजों के समय में ये शहर इतना विकसित और अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हो गया था कि इसे मिनी इंग्लैंड कहा जाता था। यहाँ से निकला सोना पूरे देश को मालामाल कर रहा था। किंतु आज सोने की महक से सुगंधित ये स्वर्ण नगरी भूतों का शहर बन चुकी है। अंग्रेजों के समय में बने भव्य बंगले अब खंडहर बन चुके हैं। तो क्या है कोलार गोल्ड माइन के आरंभ से यहाँ तक पहुँचने की कहानी? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। सत्य जानकर आप स्तब्ध रह जाएंगे। हजारों वर्षों पूर्व राजतंत्र में ही कोलार में आरंभ हो चुकी थी सोने की खान। यहाँ इतना सोना था कि लोग हाथ से गड्ढा खोदकर निकाल लेते थे सोना। 1967 में आई मनोज कुमार की फिल्म उपकार में एक गीत है, मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती। इस गाने को सुनकर कई बार हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि इस गीत में सोने हीरे मोती से अभिप्राय धरती से उगने वाला वो अनाज है जो सारे देश की भूख मिटाता है। किंतु ऐसा नहीं है। भारत की धरती सत्य ही सोना, हीरा और मोती उगलती रही है। कोलार गोल्ड फील्ड से अथाह सोना, मध्य प्रदेश के पन्ना और हैदराबाद से बहुमूल्य हीरे अतीत में प्राप्त किए गए हैं। विश्व के सबसे मूल्यवान हीरों में गिना जाने वाला कोहिनूर भारत की धरती से ही निकला है। कोलार गोल्ड फील्ड अंग्रेजों के लिए एक ऐसा वरदान सिद्ध हुआ था जिसकी उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी। सोने की चमक से ये शहर इतना चमका कि यहाँ विश्व की आधुनिकतम शहरों जैसी सुविधाएं स्वाधीनता से पूर्व ही उपलब्ध हो गई थी। किंतु आज ये भूतिया शहर के नाम से कुख्यात हो चुका है। इसकी ये दशा कैसे हुई, इस विषय में हम आपको आगे बताएंगे। किंतु इससे पूर्व हम आपको कोलार का इतिहास बताना चाहेंगे। कोलार गोल्ड फील्ड बेंगलुरु से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक शहर है। इस धरती में अकूत सोना है। यहाँ दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की ही भांति सोने की खानें हैं। भारत को अतीत में सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसके पीछे इस खान का बहुत बड़ा योगदान था। भारतवर्ष की भूमि अत्यंत उपजाऊ होने के साथ साथ दुर्लभ धातुएं और रत्न भी उगलती रही। इतिहास के प्रमाणों के अनुसार कोलार गोल्ड फील्ड से सोना निकालने का काम 2000 वर्ष पूर्व ही हो चुका था। उस समय भारत में राजतंत्र था और भारत पूर्ण रूप से केवल हिंदू मत का अनुयायी था। प्रमाणों के अनुसार 1004 से 1116 ईस्वी के चोल साम्राज्य के शिलालेखों में इन गोल्ड माइंस का वर्णन मिलता है। 1336 से 1646 तक विजयनगर साम्राज्य में भी इन खानों से सोना निकाला गया। अर्थात इतने समय पूर्व भी हमारे पास सोना निकालने, उसे तैयार करने और उससे आभूषण के अतिरिक्त स्वर्ण सिक्के बनाने की तकनीक थी। 1750 से 1799 तक मुस्लिम आताताई टीपू सुल्तान के समय भी इन खानों से सोना निकाला गया। 1802 में ब्रिटिश सरकार के लेफ्टिनेंट जॉन वॉरेन ने सोने की खानों पर शोध आरंभ किया। 1804 से 1860 तक जांच और शोध के पश्चात अंग्रेजों ने खनन का निर्णय किया। 1880 में इंग्लैंड की जॉन टेलर एंड सन्स कंपनी ने कोलार में माइनिंग आरंभ की। 1943 तक अंग्रेजों ने कोलार से 583 टन सोना निकाला और 1947 तक ये सब कुछ चलता रहा। 1947 में अंग्रेजों के जाने के पश्चात 1956 में कर्नाटक सरकार ने कोलार को अपने नियंत्रण में ले लिया। राज्य सरकार ने जॉन टेलर एंड सन्स को माइनिंग कंसल्टेंट नियुक्त किया और सोने की खुदाई जारी रही। 1972 में केंद्र सरकार ने भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड कंपनी बनाकर उसे खुदाई का काम सौंप दिया। ये एक सरकारी कंपनी थी। सारे विभागों की भांति ही भारत की सरकारी कंपनी के हाथों में खान का नियंत्रण आते ही इस खान का विनाश आरंभ हो गया।
सरकारी अधिकारियों के सुस्त और भ्रष्ट व्यवहार के कारण खान भयंकर आर्थिक संकट में आ गई और इस खान को 2001 में बंद करना पड़ा। कोलार गोल्ड फील्ड में स्वर्ण भंडार का पता लगाने के लिए 1994, 1997 और 2003 में 3 संसदीय समितियां बनाई गई थी। इन समितियों ने 2010 में सरकार को बताया था कि अभी भी कोलार की खानों में 30 लाख टन सोने का विशाल भंडार है। यदि एक बार पुनः खानों को आरंभ किया जाता है तो प्रतिवर्ष 100 टन सोना निकाला जा सकता है, किंतु इसके पश्चात भी पिछले 24 वर्षों से खुदाई बंद है। 1880 से 2001 तक इन खानों से निकाला गया 900 टन सोना। सोने की 27 परतों में से केवल 2 परतों की ही हो सकी खुदाई। कोलार से निकालकर बहुत सा सोना अंग्रेज इंग्लैंड ले गए। 1880 से 2001 तक अंग्रेजी सरकार और भारत सरकार ने मिलकर इन खानों से 900 टन सोना निकाल लिया था। इन खानों के कारण ये शहर अत्यंत विकसित होता जा रहा था। 1880 में जब अंग्रेजों ने सोने की खुदाई आरंभ की तो उन्हें इस कार्य के लिए भारी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता थी। इस कार्य के लिए तमिल और तेलुगु श्रमिकों को नियुक्त किया गया। अंग्रेजों ने खान के शीर्ष पदों पर नियंत्रण कर लिया। एंग्लो इंडियंस को सुपरवाइजर का काम सौंपा गया। पंजाबियों को सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया। इस ढंग से इस क्षेत्र में भारत की विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले अलग अलग जातियों के व्यक्ति पहुंच गए। यहाँ की खानों से अत्यंत उच्च स्तर का सोना प्राप्त होता था। अंग्रेज अधिक से अधिक सोना निकालना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए भयंकर गहराई तक खुदाई आरंभ कर दी, किंतु अत्यंत गहराई तक जाने में श्रमिकों को भयंकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। अंदर का तापमान 55 डिग्री तक था और भयंकर घना अंधेरा था। ऐसे में प्रकाश की आवश्यकता थी। आरंभ में मजदूर मोमबत्ती की सहायता से खुदाई करते थे, किंतु कुछ समय के पश्चात कार्बाइड लैंप उपयोग किया गया, किंतु 2 से 3 किलोमीटर की गहराई में वो भी काम नहीं कर पा रहा था। तब कंपनी ने उस समय की मैसूर सरकार से विद्युत व्यवस्था की मांग की। कर्नाटक को ही उस समय मैसूर कहा जाता था। 1902 में केजीएफ के लिए शिव समुद्रम में एक हाइड्रो पावर प्लांट बनाया गया। ये कोलार गोल्ड फील्ड से 220 किलोमीटर था और इसकी सहायता से केजीएफ विद्युत का उपयोग करने वाली विश्व की प्रथम खान बन गई। एशिया में प्रथम अवसर पर इतनी विद्युत का प्रोडक्शन किया गया था और इतनी लंबी ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से विद्युत आपूर्ति की गई थी। ये विद्युत इतनी अधिक थी कि कंपनी ने इसे अपने कर्मचारियों और श्रमिकों को भी उपलब्ध कराया और केजीएफ भारत के उन चुनिंदा शहरों में शामिल हो गया जहां स्वाधीनता से पूर्व विद्युत पहुंच गई थी। विद्युत के आने से सोने की खुदाई का काम तेज हो गया, किंतु जल समस्या बनी हुई थी। खुदाई के कारण मिट्टी और चट्टानों के पहाड़ बनते जा रहे थे, किंतु उसे छानने के लिए जल उपलब्ध नहीं था। वहां से समुद्र भी कम से कम 200 से 300 किलोमीटर दूर था। तब ब्रिटिश सरकार ने केजीएफ से 18 किलोमीटर दूर बेतमंगला में एक झील का निर्माण करवाया और वाटर फिल्टर सिस्टम भी तैयार किया। इसके पश्चात इस सुविधाजनक क्षेत्र में रहने के लिए ब्रिटिश सरकार और केजीएफ से जुड़े व्यक्तियों में होड़ मच गई। इस क्षेत्र में बड़े बड़े बंगले और हवेलियां बनने लगी। हॉस्पिटल, स्कूल, क्लब, बोटिंग लेक, गोल्फ कोर्स, स्विमिंग पूल और व्यायामशालाओं का निर्माण हुआ। यहाँ का तापमान ठंडा था, इस कारण से ब्रिटिश ढंग के घर बनाए जा रहे थे। इसके कारण इस क्षेत्र का नाम मिनी इंग्लैंड पड़ गया था। 1910 तक यह क्षेत्र पूर्णतः एक ब्रिटिश टाउन की भांति विकसित हो चुका था। 1930 तक यहाँ काम करने वाले लोगों की संख्या 30,000 तक पहुँच गई थी। कर्नाटक के पड़ोसी राज्यों से भयंकर संख्या में जन समुदाय काम के लिए आ रहा था। बढ़ती जनसंख्या के लिए 1903 में रॉबर्टसन पेट नाम का रेसिडेंशियल टाउनशिप बनाया गया। ये आधुनिक भारत में पहले व्यवस्थित रेसिडेंशियल क्षेत्रों में से एक है। जॉन टेलर एंड सन्स कंपनी ने वहां काम करने वालों और उनके परिवारों के लिए आधुनिक हॉस्पिटल भी बनाया था। इस हॉस्पिटल में यूरोपीय डॉक्टर्स एवं नर्सें काम करती थीं। इनमें 200 से अधिक बेड थे। 1972 के पश्चात जब केजीएफ का राष्ट्रीयकरण हुआ तो इसका नाम बीजीएमएल हॉस्पिटल रखा गया। उस समय यह हॉस्पिटल एशिया के प्रमुख हॉस्पिटल्स में से एक था। इसमें उस समय की सारी आधुनिक सेवाएं उपलब्ध थीं। इसमें एशिया की पहली एक्सरे यूनिट, ईसीजी जैसी विभिन्न सुविधाएं थी।
केजीएफ के श्रमिक उस समय 8000 फुट तक नीचे जाकर काम करते थे। वो अपने साथ एक चिड़िया ले जाते थे। जहाँ चिड़िया मर जाती थी वो वहीं रुक जाते थे, क्योंकि उसके आगे ऑक्सीजन नहीं होता था। ये श्रमिक अपने प्राण हथेली पर लेकर काम करते थे। वहाँ तापमान 55 डिग्री तक होता था। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने वहाँ एसी लगवा दिया था। इस प्रकार से ये खान विश्व की प्रथम ऐसी खान बन गई जहाँ एसी का प्रयोग किया गया था। किंतु खान बंद होने के पश्चात अब सेवाओं के अवसर और शिक्षा के लिए जनता इस क्षेत्र को छोड़कर जा रही है। जो भवन, बंगले और शासकीय कार्यालय इस क्षेत्र की शोभा हुआ करते थे, वो भवन अब जर्जर हो चुके हैं। बहुत से भवन खंडहर बन चुके हैं। ऐसे खंडहर भवनों के कारण अब इसे भूतिया शहर कहा जाता है। जिन लोगों ने केजीएफ नहीं छोड़ा वो आसपास के शहरों में काम करने जाते हैं। केजीएफ से 10,000 कर्मचारी प्रतिदिन बेंगलुरु जाते हैं। यात्रा के लिए वो ट्रेन का उपयोग करते हैं। जब कंपनी बंद हुई थी तो उसमें 3800 कर्मचारी थे। उन्हें वीआरएस लेना पड़ा था। इनमें से 1800 कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है। पिछले 24 वर्षों से ये माइंस को पुनः आरंभ करने और कंपनसेशन की मांग कर रहे हैं। इसके लिए उच्च न्यायालय में न्याय की मांग की गई थी। 9 मई 2024 को 6% प्रतिवर्ष के अनुसार 2001 से भुगतान की तिथि तक का कंपनसेशन देने का आदेश दिया गया, किंतु अभी तक कर्मचारियों को पैसे नहीं मिले हैं। भारत इस समय विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। ऐसे में इस सोने की खान को पुनः आरंभ करवाना भारत के विकास को ऊंची उड़ान दे सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार इस क्षेत्र में सोने की 27 परतों में से केवल 2 परतों का ही खनन किया गया है और अभी बहुत बड़ी मात्रा में सोना उपलब्ध है। यदि सरकार इस खान को पुनः आरंभ करती है तो इससे लाखों लोगों को काम मिलेगा। ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। तो मित्रों, केजीएफ की सत्य कथा जानकर आप क्या कहना चाहेंगे? कंपनी के कर्मचारियों और भारत के हित में इस खान को लेकर क्या निर्णय सरकार को करना चाहिए? कमेंट में अवश्य बताएं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। वंदे मातरम।